गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक लंबे समय के बाद आज फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज की क्लास का हम टॉपिक लेंगे पर्सनैलिटी। जैसा कि अपन बाइंग बिहेवियर कर रहे हैं, उसी में पर्सनैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी तरीके की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं भी हो सकती और कई लोग एक जैसे लगते हैं। कई बार हमने सुना है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक ही जैसी फेस के, एक ही जैसी पर्सनैलिटी के बहुत सारे, मोर देन वन फेसेस हैं। हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि करोड़ों अरबों की जनसंख्या है हमारी पूरी दुनिया में, उसमें हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैरी करता है, अलग है। चाहे वो कलर वाइज हो, फिजिक वाइज हो, इंटेलिजेंसी वाइज हो, उसके लुक वाइज हो, उसके कैरी करने के स्टाइल वाइज हो। देयर आर सो मैनी डिटर्मिनेंट्स विच कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, राइट। तो अब इसी बात को समझते हैं पहले। देखो, वैसे तो मैं आपको बाइंग बिहेवियर पढ़ा रही हूँ, पर बाइंग बिहेवियर में बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, उसमें से एक है पर्सनैलिटी। तो सीधा मैं पर्सनैलिटी को बाइंग बिहेवियर से रिलेट नहीं करूंगी। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द होल टर्म एंड कंसेप्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। व्यक्तित्व कहते हैं हिंदी में इसे हम। अब व्यक्तित्व क्या होता है इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो क्या कहता है। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है पर्सोना, और पर्सोना का मतलब होता है मास्क या टू स्पीक थ्रू, एक चेहरा जिसके जरिए कुछ कहा जाता है ना। तो ये जो मैं बोर्ड भी आप देखेंगे, मैं वो हर प्रोमिनेंट चीज मेरे बोर्ड पे डिस्प्ले कर देती हूँ जो आपको आपके दिमाग पे छाप लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप उस टर्म को अगर डिफाइन करते हो तो वो अधूरी है। ये बात याद रखना। मेरे बोर्ड पे आपको जो भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इसका ये मतलब है इट इज नॉट स्किपेबल, इसको तो आप छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। मैंने आपके सामने बनाया एक चेहरा, हमने उसे लिखा है मास्क। पर्सनालिटी का मतलब है पर्सोना वर्ड, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब पर्सोना वर्ड जो होता है उसका मतलब है मास्क। अब मास्क का मतलब अगर कहेंगे तो अगर इसकी रूट में जा रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं ये एक इम्प्रेशन है। ये इम्प्रेशन है जो कि दूसरों पर डलता है। इट इज एन इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स, राइट। अब यहाँ पे ये कहते हैं, अब अगर मास्क की बात करेंगे तो वी प्रेजेंट आवर सेल्फ टू द वर्ल्ड। द मास्क वी प्रेजेंट आवर सेल्फ टू द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया को हम अपने बारे में जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, दैट इज द पर्सनैलिटी, राइट। उसी को हमने मास्क कहा है, उसी को पर्सनैलिटी कहा है, उसी को पर्सोना कहा है, उसी को टू स्पीक थ्रू कहा है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर प्रोसीडिंग। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है व्यक्तित्व की और गहराइयां क्या है, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया, उस सारी बातों को बात करते हैं। तो यूं कह सकते हैं पर्सनैलिटी एक तरीके से सेट ऑफ ट्रेट्स है या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी वो विशेषताएं या वो क्वालिटीज जो किसी एक व्यक्ति में खास होती है, जो उसे दूसरों से विशेष बनाती है। यानी वो कहते हैं एक समय के साथ एक स्थिरता होती है उसमें। ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट है। हम कई बार ये कहेंगे कि पर्सनैलिटी समय के साथ बदलती है, और कई बार हम ये कहेंगे पर्सनैलिटी तो स्टेबल है। तो ये दो जो कंट्रोवर्शियल टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे ना, एक छोटे समय की बात करेंगे ना, तो हम ये कहेंगे हर एक व्यक्ति का अपना एक विशेष गुण है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है और वो उसमें हमेशा रहता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट पीरियड तक वो स्टेबिलिटी है उसमें, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय बाद वो किसी भी परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, उसके इंटरेस्ट में बदलाव हो सकता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड इट कैन बी डायनामिक, इट कैन बी चेंज्ड ओवर द टाइम, राइट। तो यहाँ ये कह सकते हैं स्टेबल तो है, लेकिन एक समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर समय के लिए, बाद में इसमें बदलाव होता है। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में बदलाव हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये है पर्सनैलिटी
डे बाय डे चेंज नहीं होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि पर्सनैलिटी डे बाय चेंज नहीं हो रही है, लेकिन शॉर्ट टाइम में तो ये स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टर्म इसको हम ये कह सकते हैं इट मे चेंज। इसका मतलब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे रिजिड नहीं कह सकते, अनचेंजेबल नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कहेंगे तो इट कैन बी डायनामिक, इट कैन बी चेंज, राइट। यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब अगर बात समझ में आ जाती है तो हमें ये बात समझ में आ गई, इट इज अ यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि ये डे बाय डे चेंज नहीं होती इन शॉर्ट, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टर्म ये इट मे चेंज। यहां तक की अगर बात समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आपको मैं बता दूं, पर्सनैलिटी टर्म अगर आप पढ़ रहे हो और एक नाम अगर आपको याद नहीं है, आपको उनके बारे में पता नहीं है, तो आई थिंक दिस इज अनकम्प्लीट, ये पूरा नहीं है, राइट। और वो नाम क्या है? दैट इज गॉर्डन विलॉर्ड ऑलपोर्ट। गॉर्डन विलॉर्ड ऑलपोर्ट, आप शॉर्ट में ऑलपोर्ट कह सकते हो। ऑलपोर्ट इज अ फादर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज। ध्यान रखो, फिर से बोल रही हूं, व्यक्तित्व की जितने भी थ्योरीज दी गई हैं, विचारधाराएं दी गई हैं, उसमें एक्चुअली ही इज द फादर, वो जनक है इसके। जैसे आपने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा है, फेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट द ऑलपोर्ट। अब ऑलपोर्ट ने बहुत कुछ कहा, एक्चुअली उन्होंने ही पर्सनैलिटी की बात पे कुछ अपनी विचार रखे थे और उसी को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी क्या थे, किस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया, राइट। तो अब जरा बात समझो, अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं पर्सनैलिटी की। व्यक्तित्व को अनलिमिटेड, मतलब इतनी डेफिनेशंस हैं कि यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो हमें कंफ्यूजन तो रखना ही नहीं है। हमारे चैनल का जो टैग है वो भी तो यही है, लेट्स मेक द स्टडी इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो मेरी कोशिश आपके साथ यही है कि जो भी टॉपिक, जो भी कंसेप्ट्स मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, उसमें कंफ्यूजन अगर है तो उसको किस तरह से सेटल करना है, उसको कैसे इजी करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वही मेरी कोशिश रहती है। तो इस डेफिनेशन के बारे में भी एक ही चीज कहूंगी, बहुत सारी डेफिनेशंस है, व्हाट्सएप ने भी कहा है, प्रिंस ने भी कहा है, चाइल्ड ने भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया है। हम एक ही बात कर देते हैं, हम ऑलपोर्ट की डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। उन्होंने 1948 में से डिफाइन किया था और उन्होंने एक ही चीज कही थी, इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ड क्या कह रहा है? इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के अंदर एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है पर्सनैलिटी ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम that determines the unique adjustment to his environment। मैंने कीवर्ड लिख भी दिए हैं, यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट। एक व्यक्ति का अपने उस वातावरण के साथ में किस तरीके का एक अनोखा समायोजन है, ये जो समायोजन है और इसके बारे में जो उसके साइकोफिजिकल सिस्टम किस तरीके से उसका एक सेटल हुआ है, उस बारे में जो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज हिज और हर पर्सनैलिटी, यही उसका व्यक्तित्व है। तो यूं कहा जा सकता है, ये जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति के अंदर होता है, जो कि साइकोफिजिकल सिस्टम का एक सेट है, वो उसे उसके एनवायरनमेंट के साथ में जो एडजस्टमेंट को डिफाइन करता है, वो उसका व्यक्तित्व है। ठीक है, हम कैसा बोलेंगे, कैसा सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या सपने देखते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे लोगों पर गुस्सा करते हैं, हम कैसे खुश होते हैं, ऑल द थिंग्स आर रेलेवेंट विद आवर पर्सनैलिटी। ये जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में हमारे सेट ऑफ फिजियो सोशियोलॉजिकल जो हमारे फीचर्स है ना, यही हमारे को इंसिस्ट करते हैं व्हाट वी विल डू। तो ये है हमारी पर्सनैलिटी और ये हर एक व्यक्ति का अलग हो सकता है। हो सकता क्या है, होता है। एक्चुअली आप ये हमेशा याद रखो, मैं आपके जैसे नकल कर सकती हूँ, ठीक है,
इमिटेट कर सकती हूँ, आप मेरे को इमिटेट कर सकते हैं, हम अपने आइडियल्स को इमिटेट कर सकते हैं, जैसे हम मिमिक्री कर सकते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, लेकिन उसके सोचने, चलने, उठने, बैठने के जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना, उसको तो आप कॉपी कर लोगे, लेकिन वो सोचता कैसे है, सपने क्या देखता है, उसका एनालिटिकल अप्रोच क्या है, वी कैन नॉट इमिटेट, हम उसकी नकल नहीं कर सकते। तो पर्सनैलिटी केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है भाई, इंटरनल अपीयरेंस भी है, इंटरनल माइंडसेट है, इसलिए इसे एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कह दिया है ऑलपोर्ट ने। तो अब आगे की बात करते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ और भी कहा है। उन्होंने कहा है ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ये एक ऐसा इंटरनल प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, हम कैसे व्यवहार करते हैं इसको गवर्न करता है वो, ठीक है। तो ऑलपोर्ट ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जो पर्सनैलिटी है वो साइकोफिजिकल है, और जिसमें हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों को क्लब कर सकते हैं, दोनों को ही हम जोड़ सकते हैं। किस किस को, ध्यान देना, हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल को कंबाइन कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, और इसमें बायोटिक और जेनेटिक, ध्यान रखना, हमारा बायोलॉजिकल कह लो और जेनेटिक जो फिनोमेनन है ना, जो हमारा नेचुरल ट्रेट है, उसका भी हमारी पर्सनालिटी पर असर आता है। हमें जेनेटिकली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसका असर हमारी पर्सनालिटी पे आ रहा है, और साथ में हमारा बायोलॉजिकल जो हम जहाँ जिस एनवायरनमेंट में, उसका भी असर हम पर आता है। आज अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के कल्चर का इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे है, और आउट ऑफ द इंडिया इफ वी आर बिलोंग्स, तो हमारे सोचने, समझने और बात करने और एनालिसिस करने के नजरिए पर उसका असर आता है। तो बायोलॉजिकल भी है, ये जेनेटिक भी है, ये फिजिकल भी है, और ये साइकोलॉजिकल भी है। तो इसलिए इसे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, राइट। अब बात समझ में आ जाती है। तो ये एक इंडिविजुअल की जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सनैलिटी का नेचर क्या है। इस क्लास की जो लास्ट इन चीजों को बताने के बाद मैं आपको ऑलपोर्ट के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी। क्यों? क्योंकि हमने अगर ये कहा है कि पर्सनालिटी थ्योरीज को अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली पर्सनालिटी थ्योरीज का जो फादर है वो ऑलपोर्ट है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। तो आई विल कवर इन द लास्ट एंडिंग सेशन ऑफ दिस क्लास, राइट। तो अब बात करते हैं पर्सनैलिटी के नेचर की बात कर रहे हैं। ये मैंने टॉपिक्स लिख दिए, हम इनकी बात करेंगे। नेचर की बात करूंगी तो ये कहता है रिलेटिवली ये स्टेबल भी है, लेकिन ये डायनामिक भी है। ये एडजस्ट करता है एक व्यक्ति को उसके एनवायरनमेंट के साथ में। उसके साथ में ये कह सकता है इट इज कंसिस्टेंट, ये एक स्थिर भी है, और इट इज यूनिक, और ये एक अनोखा क्वालिटी भी परस्यू करता है, राइट। तो ये जो चीज है ये इसे दूसरों से अलग बना देती है। तो पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर बात करेंगे क्या क्या चीजों का इस पर असर आता है, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो देखो 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स माने गए हैं। इसको अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ही वाइज कहेंगे तो पर्सनल फैक्टर्स भी हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, और अगर दूसरे क्लासिफिकेशन करूंगी इसके तो और इसके 3 फीचर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल फैक्टर्स की, जैसे किसी एक व्यक्ति का पर्सनल फिजिक, उसका शारीरिक संरचना, उसको हम बोलते हैं फिजिक, उसका सेक्स यानी उसका जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, व्हाट द जेंडर द पर्सन है, राइट, उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी बनती है। आप देखोगे कि गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी डेलिकेट होती हैं, उनका फिजिक अलग होता है, उनके सोचने समझने का नजरिया अलग होता है, उनके चलने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, वो पर्सनैलिटी अलग तरह से कैरी करती हैं, और बॉयज अलग तरह से कैरी करते हैं। और सेम ट्रांसजेंडर होंगे तो उनका हाव भाव अलग तरीके से आएगा। तो जेंडर का फर्क आता है, नर्वस सिस्टम का असर आता है भाई, मेरे सोचने समझने में मेरा न्यूरो सिस्टम क्या कहता है, मुझे किस तरह से अलाउ करता है, इट मेक्स मी डिफर फ्रॉम अदर्स। मेरा सोचने समझने का नजरिया, चीजों को देखने का, परस्यू करने का नजरिया अलग है और आपका अलग है, तो इट मेक्स मी डिफर फ्रॉम यू, राइट। अब अगर बात करें फिजिकल की बात हो गई, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल की। तो एनवायरमेंटल की बात करूंगी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरी सोसाइटी, मेरे फ्रेंड्स, ये सब मेरे एनवायरमेंटल। मेरा कैसे फ्रेंड्स है, किन लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, मेरी सोसाइटी कैसी है, मेरी फैमिली में किस तरह का अप्रोच है, ऑल द इम्पैक्ट विल ऑन माई पर्सनैलिटी, मेरे व्यक्तित्व के ऊपर इसका असर आएगा। बहुत जबरदस्त असर आता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर का। तो अभी हमने बात भी कही थी कि ऑलपोर्ट ने कहा इट इज एक्चुअली यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट, तो ये फैक्ट है।
अब अगर इसके अलावा, अगर फिजिकल और एनवायरमेंटल के अलावा की अगर मैं बात कहूं तो ये होता है एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है और सोशियो और कल्चर फैक्टर भी होता है। अब बायोलॉजिकल की अगर बात कहूं तो जैसे हेरिडिट्रिकल, मुझे मेरी जनरेशन से जो मिला है, मेरे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से जो मुझे मिला है, मेरा नर्वस सिस्टम मुझे क्या कहता है और मेरी बॉडी केमिस्ट्री मुझसे क्या कहती है, किन चीज़ों पे मुझे एलर्जी है, किन चीज़ों से मैं रिएक्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पे काउंट होती है, राइट। अगर मैं साइकोलॉजिकल की बात करूंगी तो साइकोलॉजी में होता है मेरी एनालिटिकल पावर, मेरी इंटेलेक्चुअल पावर, मेरा मेंटल फंक्शनिंग, मेरा एस्पिरेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, उसका लेवल, ये सारी चीजें मेरे साइकोलॉजिकल उस पर आती हैं, कवर करती हैं। ऐसी मेरी इच्छा शक्ति, मेरी विल पावर, मेरी इच्छा शक्ति क्या है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरी एम्बिशंस क्या है, मेरा एस्पिरेशन क्या है। तो ये जो लक्ष्य होता है, ये जो मेरा इंटेलिजेंस लेवल होता है, ये सारी चीजें मेरी इसमें साइकोलॉजिकल में काउंट होती है। अगर मैं बात करूं सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स की, तो देखो सोशियो कल्चर में मैंने आपको बताया, जैसे अगर बात करेंगे होम और फैमिली की तो उसमें पेरेंट्स और पेरेंट्स का एटीट्यूड वो कवर हो जाता है। अगर स्कूल की बात करूं तो हमारे टीचर्स का जो हमारे को बताने का जो तरीका था, आप देखना किसी भी उम्र में आप हम चले जाएं, हमारे कई ऐसे टीचर्स होंगे जो हमारे को बचपन में पढ़ाया करते थे एंड वी are remembering them. We have an impression in our conscious and subconscious mindset कि वो कैसे बोलते थे, वो कैसे चलते थे, हम उनके बारे में उस समय क्या सोचते थे और क्या हम उस तरह से आज स्टैंड करते हैं जिसको हम उस समय पर इम्पॉसिबल मानते थे कि हमारे से ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये होता है, ठीक है। तो ऐसा स्कूल एनवायरनमेंट या कल्चरल एनवायरनमेंट, जिस तरीके के हमारा कल्चर होगा, हम किस तरीके से हमारी कल्चरल एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाते हैं और हम किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो ये सारी चीजें जो हो जाएंगी वो होता है डिटर्मिनेंट्स। अब जरा बात करते हैं थ्योरीज की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी की थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करती हूँ इसको मेरी एक क्लास में समेटने की, अदरवाइज ये बहुत अथाह भंडार है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं समझा सकूं। देखो थ्योरीज की अगर बात करेंगे ना पर्सनैलिटी की, तो 3 तरह की मेजर थ्योरीज है, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी एंड टाइप कम ट्रेट थ्योरी, कॉम्बिनेशन है ये, टाइप कम ट्रेट थ्योरी। एक है टाइप थ्योरी, एक है ट्रेट थ्योरी, एक है टाइप कम ट्रेट थ्योरी। अब समझने की कोशिश करो। जब हम बात कर रहे हैं टाइप थ्योरी की, तो टाइप थ्योरी में क्या होता है, जंग ने और इसेंक ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, ठीक है। किसने, जंग ने और इसेंक ने। अगर ट्रेट की बात करेंगे तो एक तो ऑलपोर्ट ने बहुत अच्छी थ्योरी की है और एक कैटल ने बहुत अच्छी थ्योरी दी है। कैटल ने तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बता दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्वेश्चन के जरिए बताया था कि किस किस तरीके के ट्रेट्स हो सकते हैं किसी एक व्यक्तित्व में। तो 16 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फैक्टर्स बता दिए थे, फीचर्स बता दिए थे, हम बात करेंगे उनकी। और तीसरी आई थी टाइप कम ट्रेट, यानी वो ये कहते हैं ना तो केवल टाइप पर्सनैलिटी थ्योरी होती है, ना ही केवल ट्रेट पर्सनैलिटी थ्योरी होती है। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि टाइप भी होता है किसी एक व्यक्तित्व का हिस्सा और एक ट्रेट भी होता है उस व्यक्तित्व का हिस्सा। तो उसको हमने बिग 5 थ्योरी के नाम से कहा है। किसके, बिग 5 थ्योरी के नाम से कहा है। अभी क्या कहती हैं इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अब क्या कह रही है जंग थ्योरी में, जंग थ्योरी में ये कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्जन और एक होता है इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब ऐसे लोग जिनकी टेंडेंसी होती है वो बाहर की तरफ लोगों को देखते हैं, यानी दुनिया की तरफ नजर रखते हैं, है ना, लोगों को देखते हैं, उनकी खुशियों को देखते हैं। और एक्स्ट्रावर्ट जो होते हैं ना, वो आउटगोइंग होते हैं, बाहर एक्सप्लोर करते हैं, वो एंजॉय करते हैं सोशल एक्टिविटीज में, और अनकंफर्टेबल होते हैं अगर वो अकेले पड़ जाए तो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स्ट्रावर्जन जो पर्सनैलिटीज होती है ना, वो आउटगोइंग पर्सनैलिटीज होती है, वो दुनिया को पता नहीं कितना एक्सप्लोर कर देना चाहती है। उन्हें अकेले अगर छोड़ दिया तो शायद वो डिप्रेशन में चले जाए। और इसका ठीक अपोजिट होता है इंट्रोवर्जन। ये हम बात कर रहे हैं टाइप, इस तरह के लोग होते हैं। अब बात कर रहे हैं इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन क्या होंगे, वो अपनी कंपनी पसंद करते हैं, यानी उनकी टेंडेंसी होती है वो वर्ड को पसंद नहीं करते बल्कि वो खुद अपने आप को पसंद करते हैं। और उनका जो एस्पेक्ट होता है लाइफ के प्रति, वो सोशल फंक्शंस में जाना या आउटगोइंग होना या सोशली फैमिलियर नहीं होते हैं, वो अपने आप के कंपनी को पसंद करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। तो ये होती है टाइप थ्योरी। जंग ने और इसेंक ने इसके बारे में बताया। अब मैं टाइप ट्रेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ऑलपोर्ट ने इसको डिफाइन किया है। ऑलपोर्ट ने बहुत सारा काम किया और उन्होंने एक ही चीज कही है, उन्होंने कहा पर्सनैलिटी को
अगर हमें डिफाइन करना है ना तो लगभग 17,953 टर्म्स यूज की जा सकती हैं अगर हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करें। ध्यान दो मैंने क्या बोला है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हूं मैं आपको। 17,953 टर्म्स में हम पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलपोर्ट ने इतना काम किया, इस बात से आपको समझ में आ जाएगा व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज। 17,953 टर्म्स डिफाइन कर दी उन्होंने कि इन टर्म्स के जरिए पर्सनैलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसका किया केयरफुल एनालिसिस, उसको बहुत अच्छे से सावधानी से एनालिसिस करके उन्होंने कहा 4,541 टर्म्स एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से डिफाइन करती हैं, इंडिविजुअली, एज एन इंडिविजुअल। आप उसका सोसाइटी, उसकी फैमिली, उन सब चीजों से अलग कर दो, केवल एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के हिसाब से, अगर व्यक्तित्व के पर्सोना के हिसाब से देखोगे ना तो उन्होंने कहा 4,541 टर्म्स से डिफाइन किया जा सकता है। आप अपने आप से मतलब यू विल बी सरप्राइज कि सच में ऑलपोर्ट ने ऐसा क्या काम कर दिया भाई, कितना एनालिसिस किया होगा। मतलब इतनी सारी टर्म्स देने के बाद में कितनी टर्म्स, कितनी सारी, 17,953, मतलब ऑलमोस्ट 18,000, उसमें से भी 4,541 टर्म्स के बराबर उन्होंने कह दिया कि भैया एक व्यक्ति को एक व्यक्तित्व से अगर डिफाइन करना है तो तब भी 4,541 टर्म्स तो मिलती हैं हमको। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पर्सनैलिटी एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, उसकी हम व्याख्या मनोवैज्ञानिक तरीके से कह सकते हैं। और उन्होंने कहा था इट इज अ जनरलाइज्ड एंड फोकलाइज्ड न्यूरोसाइकिक सिस्टम विद द कैपेसिटी टू रेंडर मैनी स्टिमुली फंक्शनली इक्विवेलेंट एंड टू इमिटेट गाइड कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ एडप्टिव एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। सिंपल बात समझ लो, यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। उन्होंने एक ही चीज कह दी थी, क्या ऑलपोर्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी क्या है, एक व्यक्ति का उसके एनवायरनमेंट के साथ में उसका जो यूनिक एडजस्टमेंट है वो है। और उन्होंने कहा ट्रेट को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। ट्रेट थ्योरी दी ऑलपोर्ट ने 3 तरीके से बांट दिया। उन्होंने कहा एक तो कर दो कार्डिनल ट्रेट, एक कर दो सेंट्रल ट्रेट और एक कर दो सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट में क्या होता है, जो उसको व्यक्ति को विशेष तौर पे उसका खुद का पर्सनल होता है, कार्डिनल है ना, रूलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका हास्य का कितना भाव है, सेंस कितना, उसका समझ कितनी है उसकी। और सेंट्रल ट्रेट्स क्या होता है, इसका मतलब होता है डिटैच ट्रेट दैट ऑल द पीपल हैव अ सर्टेन नंबर। हर एक व्यक्ति में कुछ एक परसेंटेज होता है, जैसे शर्माहट हर एक में होगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकती है, टिमिडिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, कम ज्यादा हो सकता है, पर एक सर्टेन ट्रेट होता है, हर एक में होता है। बस हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात हो सकती है। और एक होता है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट का मतलब जो कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, यानी किसी के चलने का, बोलने का, उठने का, इन चीजों का तरीका। एक्चुअली हम सेकेंडरी ट्रेट को ही मिमिक करते हैं, इमिटेट जो करते हैं ना, किसी व्यक्ति को हम जो नकल करते हैं ना, वो उसके सेकेंडरी ट्रेट्स को ही करते हैं, उसके उठने बैठने बोलने चलने का तरीके को, राइट। लेकिन हम उसके कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेट्स को कॉपी नहीं कर सकते, उसकी शाइनेस को, उसकी टिमिडिटी को, उसकी ऑनेस्टी को हम कॉपी नहीं कर सकते। या अगर हम बात करें कि उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं कॉपी कर लूं, नो, इट्स नॉट माय फीचर, इट्स हिज यूनिक फीचर, तो वी कैन नॉट कॉपी। तो हम सेकेंडरी ट्रेट्स को कॉपी करते हैं, सेंट्रल और कार्डिनल को नहीं करते। अब बात करते हैं कैटेल ने जो 16 पर्सनालिटी फीचर दिए थे, उन्होंने कहा था बेसिक ट्रेट 171 होते हैं, लेकिन अगर हम उसे डिफाइन करेंगे ना तो 16 पर्सनालिटी फीचर्स होते हैं। और उन 16 में उन्होंने कौन कौन से बताए, देखो, कुछ लोग रिजर्व होते हैं, इसके अपोजिट में कह सकते हो कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं लेस इंटेलिजेंट होते हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं मोर इंटेलिजेंट हो। नंबर 3 पे कहा उन्होंने कहा स्टेबल होते हैं, ईगो स्ट्रेंथ होती है उनकी, और एक कुछ लोग होते हैं इमोशनल होते हैं। 4th पे कहा उन्होंने हम्बल होते हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि नहीं असर्टिव होते हैं, बहुत ही सीधे सपाट। कुछ लोग सोबर होते हैं और कुछ लोग हैप्पी गो लकी होते हैं, सोबर नहीं होते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ करने वाले होते हैं। कुछ लोग एक्सपीडिएंट होते हैं, कुछ लोग कॉन्शियसनेस होते हैं, है ना। कुछ लोग शाई होते हैं, कुछ लोग वेंचरसम होते हैं।
ऐसे ही टफ माइंडेड, ट्रस्टिंग, प्रैक्टिकल, फोर्टनाइट, प्लेसिड, कंजर्वेटिव, ग्रुप डिपेंडेंसी, अनडिसिप्लिन्ड, रिलैक्स्ड, इस तरीके के 16 ट्रेड्स उन्होंने बताए थे। इन्होंने एक ही चीज कही थी कि इस तरह की जो ट्रेड्स होते हैं ना हर एक व्यक्ति में होते हैं, और इसको हम 171 ट्रेड्स के नाम से भी जान सकते हैं, और स्पेशली इन 16 ट्रेड्स में तो एक पर्सनैलिटी होगी ही होगी, इसमें से कहीं ना कहीं कोई फीचर तो उसमें होगा ही होगा, राइट। अब आते हैं अपन थर्ड पे, टाइप कम ट्रेड, वो उसमें बिग 5 की बात कही गई है। क्या कहते हैं एक्चुअली, ये सुपर ट्रेड्स कहे गए हैं। सुपर ट्रेड्स का मतलब होता है जिसमें टाइप भी है और ट्रेड भी है, यानी टाइपो फिक्स्ड भी होते हैं और ट्रेड वाइज भी होते हैं। जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्सिक होंगे तो कुछ लोग एक्सट्रोवर्सिक होंगे, तो कुछ लोग रिजिड होंगे, कुछ लोग सब्जेक्टिव होंगे, कुछ लोग शाई फुल होंगे, कुछ लोग बहुत ही ओपन एक्सप्लोरेबल होंगे, राइट। तो अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने सुपर 5 जो कहे थे ना, बिग 5 अप्रोच कही थी। एक कहा एक्स्ट्रावर्जन, एक एग्रीबलनेस, एक कॉन्शियसनेस, एक न्यूरोसिटिज्म और एक ओपननेस, इस तरीके की बातों को उन्होंने कहा था, राइट। अब ये जो सारी जो थ्योरीज है ना, ये उन्होंने बता दी। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से ऑलपोर्ट ने कहा। ऑलपोर्ट को क्योंकि फादर कहा है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट सेक्शन आपको बताना चाहती हूँ। ऑलपोर्ट ने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पर्सनैलिटी आप पढ़ रहे हो, ऑलपोर्ट को जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा बताऊंगी, छोटा सा। देखो ऑलपोर्ट जो थे ना, उन्होंने 1897 से 1967 में जो भी बात कही उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ऑलपोर्ट ने अपने पूरे उस थ्योरी में स्पेशली फोकस किया था कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये काम करता है। एक्चुअली यूएसए में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने इंग्लिश और सोशियोलॉजी में अपना पूरी पढ़ाई करी। उन्होंने एक पीएचडी जो की थी, उनका एक्चुअली पीएचडी का जो टॉपिक था वो ट्रेड्स के ऊपर ही था। 1922 में उन्होंने पीएचडी की थी और उन्होंने कहा था पर्सनैलिटी को एक्चुअली उन्होंने पहली बार हार्वर्ड में पढ़ाया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी 1924 में उन्होंने पहली बार पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने किस तरीके से बात कही है उसको मैं आपको बताती हूँ। ट्रेड को उन्होंने कहा था ये एक वो ट्रेड क्वालिटी होती है जिसको हम एक्चुअली क्वालिटी ना माने, एक ऐसी क्वालिटी जो उसे दूसरों से अलग बनाती हो, ये वो बात होती है, राइट। तो ऑलपोर्ट ने इस तरीके की बात कही थी। अब आगे की बात करते हैं। ऑलपोर्ट ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 17,953 जो उन्होंने ट्रेड्स बताए थे, तो ये वही चीज कहते हैं कि 18,000 के लगभग उन्होंने ये बात कही है। और अब आगे की बात सुनो, उन्होंने एक ही चीज कही कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना है तो आपको उसके नॉमिनल एग्जिस्टेंस के बारे में या उसकी हैबिट्स के बारे में, उसके डायनामिज्म के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उन सारी चीज़ों को समझना जरूरी होगा, तभी हम उसके ट्रेड को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें कही थी, ये सारी बातें ऑलपोर्ट ने कही हैं। और ऑलपोर्ट ने ये सब जो बातें कही थी, इसी से हमारे को ये समझ में आता है कि why he is called as a father of personality। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करूंगी। होपफुली आपको मेरी क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, और ये टॉपिक जो कि पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा क्लियर होगा। आगे की क्लास में बताऊंगी इस पर्सनालिटी का कैसे इम्पैक्ट आता है हमारे बाइंग बिहेवियर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।